हेलो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे निर्णय के बारे में जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले पति से विवाह का विघटन यानी डिवोर्स तलाक न होने पर भी दूसरे पति से भरण पोषण का दावा किया जा सकता है। साथियों, ये केस है श्रीमती एन उषा रानी एवं अन्य बनाम मुर्दुला श्रीनिवास 2025 का केस है। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्नी अपने दूसरे पति से भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है। साथियों, अब हम आपको मामले की पृष्ठभूमि यानी कि जो मामले के तथ्य हैं वो हम आपको बताएंगे। अपीलकर्ता संख्या एक हैं, देखिए जो अपीलकर्ता संख्या एक है यानी कि एन उषा रानी, अपीलकर्ता संख्या एक एन उषा रानी, इनका पहला विवाह कब हुआ था? पहला विवाह 30 अगस्त 1999 को हैदराबाद में हुआ था और इनके पति का नाम था नोमुला श्रीनिवास। क्या नाम था पहले पति? नोमुला श्रीनिवास, ये इनके पहले पति थे। 15 अगस्त 2000 को इनके बीच संतान हुई, एक पुत्र हुआ। ठीक, उसके बाद फरवरी 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटने के पश्चात दंपति पृथक पृथक निवास करने लगे। फरवरी 2005 में अमेरिका से लौटे, सन 1999 में शादी हुई, 2000 में पुत्र हुआ, अमेरिका में निवास कर रहे थे। 2005 में अमेरिका से वापस आते हैं और अमेरिका से लौटने के पश्चात दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं और 25 नवंबर 2005 को उन्होंने विवाह को विघटित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन तैयार किया। विवाह का विघटन करने के लिए एक समझौता तैयार किया। मतलब ये हुआ कि दोनों पति पत्नी 25 नवंबर 2005 को आपसी मर्जी से अलग हो गए, यानी पृथक पृथक निवास करने लगे। क्या करने लगे? पृथक पृथक निवास करने लगे। जो पत्नी है इस मामले की अपीलकर्ता प्रथम है। इनके द्वारा 27 नवंबर 2005 को अपने पड़ोसी जो कि वर्तमान मामले के क्या हैं? प्रत्यर्थी हैं, यानी जिनके खिलाफ याचिका प्रस्तुत की गई है, तो उससे शादी कर ली गई। किसके द्वारा शादी कर ली गई? जो पति पत्नी अलग हो गए थे 25 नवंबर 2005 को अलग हुए, पत्नी ने 27 नवंबर 2 दिन बाद, अलग होने के बाद 2 दिन बाद 27 नवंबर 2005 को अपने पड़ोसी से शादी कर ली। क्या कर ली? पड़ोसी से विवाह कर लिया। परंतु प्रतिवादी द्वारा याचिका दायर करने के पश्चात, अब देखिए जो प्रतिवादी द्वारा याचिका दायर करने के पश्चात 1 फरवरी 2006 को कुटुंब न्यायालय हैदराबाद द्वारा इस विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया। यानी कि फिर उसके बाद होता क्या है? प्रतिवादी
प्रतिवादी द्वारा याचिका दायर की गई। जब प्रतिवादी द्वारा याचिका दायर की गई तो 1 फरवरी 2006 को क्या हो गया, कुटुंब न्यायालय हैदराबाद द्वारा इस विवाह को अमान्य घोषित कर दिया गया। जो विवाह हुआ इनका अमान्य घोषित कर दिया। क्यों अमान्य घोषित कर दिया? जो 27 नवंबर 2005 को विवाह हुआ था वो 1 फरवरी 2006 को कुटुंब न्यायालय के द्वारा अमान्य घोषित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अपीलकर्ता संख्या 1 एवं प्रत्यार्थी ने 14 फरवरी 2006 को पुनः विवाह किया। अब साथियों देखिए, जो अपील करता है पहले 1 फरवरी 2006 को अमान्य घोषित कर दिया, फिर उसके बाद 14 फरवरी 2006 को पुनः विवाह किया। जो अपील करता 1 है जिसने 27 नवंबर को विवाह कर लिया था, उसने 14 फरवरी 2006 को पुनः विवाह किया और 11 सितंबर 2006 को रजिस्ट्रार के पास जाकर के पंजीकृत कराया। क्या कराया? पंजीकृत भी कराया गया। इसके बाद होता क्या है साथियों, फिर मेन कहानी शुरू होती है। साथियों यहां तक सब ठीक रहा। उसके बाद देखिए, पहली पति से अलग होने के बाद पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, दूसरे पति के साथ रहने लगी, 2 बार विवाह किया, रजिस्ट्रार के यहां जाकर के पंजीयन भी कराया। उसके बाद फिर मोड़ आता है 2008 में। दंपति जो याचिका अपीलकर्ता नंबर 1 है जिसने दूसरी शादी की थी, 28 जनवरी 2008 को एक पुत्री की प्राप्ति होती है, पुत्री होती है। परंतु पुत्री होने के बाद जो इस मामले की अपीलकर्ता नंबर 2 है, देखिए अपीलकर्ता नंबर 1 ये हो गई और अपीलकर्ता नंबर दूसरी हो गई पुत्री इस मामले की। अब साथियों जो दंपति थी, जो अपीलकर्ता 1 ने दूसरी शादी की थी 28 जनवरी 2008, पुत्री के होने के बाद इनके बीच मतभेद शुरू हो गए। क्या हो गए? मतभेद चालू हो गए। मतभेद चालू हो गए और जो अपीलकर्ता 1 है, अपीलकर्ता क्रमांक 1 यानी कि एन उषा रानी ने अपने दूसरे पति यानी प्रत्यार्थी और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध आईपीसी की धाराओं और दहेज अधिनियम से संबंधित शिकायत दर्ज कराई। अब यहां प्रश्न बहुत से लोगों का रहता है कि साथियों, अब जैसे मान लीजिए विवाह हुआ, विवाह के 7 वर्ष तक या 30 वर्ष उम्र तक ऐसा कुछ लोगों का सोचना रहता है। तो साथियों हम आपको बता दें कि विवाह है तब से माना जाएगा जब से हुआ है। अगर एक जिसका तलाक हो गया है, तलाक के बाद दूसरी शादी कर रहा है सामने वाला, तो फिर वहां से गिना जाएगा 7 साल। ऐसा नहीं है कि पहली शादी से ही गिना जाएगा, जैसी दूसरी शादी हुई वहां से फिर 7 साल माना जाएगा। तो यहां पर 2008 में, चूंकि 2005 में पहले शादी की, फिर उसके बाद 2006 में विधिवत शादी की और 2008 में पुत्री हुई, उसके बाद विवाद हुआ, मतभेद इतने बढ़ गए कि अपीलकर्ता 1 ने पुलिस कंप्लेन की और आईपीसी और दहेज अधिनियम से संबंधित शिकायत भी दर्ज कराई। साथियों होता क्या है कि कुटुंब न्यायालय, फिर मामला कुटुंब न्यायालय पहुंचता है। कहां पहुंचता है? कुटुंब न्यायालय में पहुंच जाता है और सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत अपीलकर्ता, जो अपीलकर्ता क्रमांक 1 हैं, उनको 3500 रुपए प्रतिमाह और जो अपीलकर्ता यानी जो पुत्री है अपीलकर्ता की,
उसके लिए कुटुंब न्यायालय के द्वारा 5,000 रुपए यानी अपीलकर्ता क्रमांक 2 के लिए 5,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण का आदेश दिया। किसने? कुटुंब न्यायालय ने 3500 रुपए अपीलकर्ता एक को यानी एनुसा रानी को और इनकी पुत्री को 5,000 रुपए प्रति माह भरण पोषण देने का आदेश हुआ। भरण पोषण देने का आदेश हुआ। उसके बाद उच्च न्यायालय ने प्रत्यार्थी के आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के प्रत्युत्तर में, साथियों अब देखिए, जो दूसरा पति है अपीलकर्ता का, इसके द्वारा उच्च न्यायालय में रिवीजन लगाया गया। क्या किया गया? रिवीजन लगाया गया, यानी कि पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। जब पुनरीक्षण याचिका दायर की गई तो माननीय हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। सुनने के बाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो याचिकाकर्ता यानी अपीलकर्ता क्रमांक 1 थी, इनको जो 3500 रुपए मिलता था, इस आदेश को रद्द कर दिया। लेकिन पुत्री का जो आदेश था, जिसमें आदेशित किया गया था 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, उसको कंटिन्यू रखा। साथ ही उच्च न्यायालय ने प्रत्यार्थी की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका के प्रत्युत्तर में पुत्री के भरण पोषण को यथावत बनाए रखा। यानी जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पुत्री को 5,000 रुपए प्रतिमाह देना पड़ेगा, परंतु अपीलकर्ता संख्या 1 यानी अपीलकर्ता संख्या 1 जो है के भरण पोषण को खारिज कर दिया तथा निर्णय दिया कि उसे प्रत्यार्थी की विधिक पत्नी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका पहला विवाह विधिक डिक्री के माध्यम से विकृत नहीं हुआ है। यानी जो अपीलकर्ता है, अपीलकर्ता ने अपने पहले पति को तलाक दिया था, आपसी समझौते से दिया था, लेकिन जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो कोर्ट में डिग्री पारित करवाई जाती है तलाक की, वह डिग्री पारित नहीं करवाई थी, इसलिए अपीलकर्ता को विधिक पत्नी नहीं माना हाई कोर्ट ने। उसके बाद अपीलकर्ता ने कहां अपील की? सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब साथियों, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, तब क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, अब यहां जो अपील करता है क्रमांक 1, इनके भरण पोषण के आदेश को उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया? उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया है। केवल अपीलकर्ता क्रमांक 2 का जो 5,000 रुपए है उसको यथावत रखा है और ये रद्द कर दिया है 3500 रुपए का। अब यहां पर अपीलकर्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील करती हैं। न्यायालय ने प्रेक्षित किया कि वर्तमान तथ्यों में प्रत्यार्थी अपीलकर्ता संख्या 1, जो अपीलकर्ता संख्या 1 है, चूंकि ये पत्नी है, अपीलकर्ता संख्या 1 के भरण पोषण के अधिकार को इस आधार पर पराजित करना चाहता है कि प्रत्यार्थी के साथ उसका विवाह अपीलकर्ता संख्या 1 के पहले विवाह के कारण प्रारंभ से शून्य था, जो अभी भी कायम है। यानी जो इसका पति है यानी प्रत्यार्थी है, वो इस बात पर भरण पोषण के अधिकार को रद्द करवाना चाहता है कि इसके साथ जो विवाह हुआ था वो विवाह वैध नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले विवाह में उसने तलाक विधि पूर्वक नहीं लिया है, इसलिए यह विवाह प्रारंभ से ही शून्य माना जाए, ऐसा प्रत्यार्थी का कहना है। और इसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने इस चीज को माना। उसके बाद न्यायालय ने इस मामले में 2 बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रेक्षित किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रेक्षित किया है। नंबर 1, पहला यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें प्रत्यार्थी से सत्य को छिपाया गया। मतलब ऐसा मामला नहीं है जिसमें कि सत्य छिपाया गया। मतलब यह हुआ कि जो पहला पति है और पहली पत्नी, यानी जो पति पत्नी थे, इन्होंने आपसी से सहमति से अलग होने का फैसला किया और इस बात को पत्नी के द्वारा अपने दूसरे पति से
दूसरे पति से नहीं छिपाया गया है, दूसरे पति से नहीं छिपाया गया है। क्या नहीं किया गया है कि जो अपील करता है, अपीलकर्ता ने प्रत्यर्थी से इस बात को नहीं छिपाया है। उसके बाद पृथक्करण का समझौता ज्ञापन न्यायालय के समक्ष रखा गया था। साथियों, जो ज्ञापन तैयार किया गया था पृथक्करण का, यानी जो पहले पति से अपीलकर्ता जब अलग हुई थी तो उसका ज्ञापन तैयार किया गया था, उसको भी न्यायालय के समक्ष क्या किया गया था? न्यायालय के समक्ष रखा गया था। क्या किया गया था? न्यायालय के समक्ष रखा गया था, जो पृथक्करण का विधिक आदेश नहीं है, परंतु यह दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि पक्षकारों ने अपने संबंध समाप्त कर लिए और पृथक पृथक रह रहे थे। यानी जो दस्तावेज पेश किए गए थे न्यायालय में, इससे एक बात क्लियर होती है कि जो अपीलकर्ता एक है और अपीलकर्ता का जो पहला पति है, दोनों अलग अलग रह रहे थे। क्या रहे थे? अलग अलग रह रहे थे, दोनों अलग हो चुके थे। इसलिए अपीलकर्ता वास्तव में अपने पहले पति से अलग हो चुकी थी तथा उसका पहले विवाह से कोई अधिकार और उत्तराधिकार प्रतिभूत नहीं होता है। इस प्रकार जो अपील करता है वो पहले विवाह से क्या हो चुकी थी? अलग हो चुकी थी और उस विवाह से इनका कोई भी संबंध नहीं था। इस मामले में न्यायालय ने प्रचित किया कि सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखने वाले प्रावधानों का एक व्यापक फायदाप्रद निर्वचन किया जाना चाहिए। कोई भी वैकल्पिक निर्वचन प्रावधान के उद्देश्य को विफल कर देगा, जिसका उद्देश्य व्यभिचार एवं दरिद्रता को रोकना है। अगर इस प्रकार से होता रहा तो इस प्रकार से व्यभिचार क्या होगा कि व्यभिचार, इस कोई भी वैकल्पिक निर्वचन प्रावधान के उद्देश्य को विफल कर देगा, जिसका उद्देश्य व्यभिचार दरिद्रता को रोकना है। इस प्रकार से व्यभिचार बढ़ेगा। इस मामले में एकमात्र संभावित दृष्टि यह हो सकती है कि अपीलकर्ता संख्या एक दोहरे भरण पोषण का दावा कर सकती है, जो वर्तमान तथ्यों में मामले में नहीं है। जो अपील करता है दोहरे भरण पोषण का दावा कर सकती है। क्या कर सकती है? दोहरे भरण पोषण का दावा कर सकती है। कैसे दावा कर सकती है? यानी कि पहले पति से भी, चूंकि उससे डिक्री पारित नहीं हुई, दूसरे से भी कर सकती, लेकिन उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस मामले में आगे न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि सीआरपीसी 125 के अंतर्गत भरण पोषण महिला द्वारा प्राप्त किए जाने वाला लाभ नहीं है, अपितु पति द्वारा निर्वहन किए जाने वाला विधिक एवं नैतिक कर्तव्य है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात माननीय न्यायालय ने कही है कि जो 125 के तहत भरण पोषण पत्नी को प्राप्त होता है वह एक्चुअली में है क्या। साथियों, सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण 125 के अंतर्गत भरण पोषण महिला द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? महिला द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो जब महिला द्वारा प्राप्त किया जाता है तो यह कोई लाभ नहीं है। क्या नहीं है? एक प्रकार से लाभ नहीं है, परंतु है क्या फिर? तो साथियों, यह पति द्वारा, जो पति है, पति द्वारा निर्वहन किया जाने वाला एक प्रकार से विधिक एवं नैतिक कर्तव्य है। क्या है? विधिक यानी कानूनी, विधिक एवं नैतिक कर्तव्य है। विधिक एवं नैतिक कर्तव्य है। विधिक मतलब कानूनन कर्तव्य है। इसलिए न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया, यानी अपीलकर्ता की जो अपील है वो न्यायालय के द्वारा स्वीकार की गई। क्या की गई? स्वीकार कर ली गई और वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर पत्नी को भरण पोषण प्रदान किया। मतलब इसमें आदेशित किया गया कि जो अपीलकर्ता क्रमांक 1 का आदेश हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया था उसको बहाल किया गया और कुटुंब न्यायालय का जो फैसला था उसको बरकरार करते हुए भरण पोषण के लिए आदेशित किया गया। तो साथियों, एक ऐसा मामला था जिसमें कि पत्नी ने पहले पति को विधिक रूप से तलाक नहीं दिया था, आपसी समझौता हुआ था उनके बीच। उसके बाद
पत्नी के द्वारा दूसरी शादी कर ली गई, दूसरे पति से भी अनबन हुई, बच्ची होने के बाद आपसी मतभेद हुआ और दोनों अलग हो गए। उसके बाद कुटुंब न्यायालय में भरण पोषण के लिए आवेदन किया गया, जिसमें कि अपीलकर्ता यानी पत्नी और उसकी पुत्री के लिए भरण पोषण का आदेश हुआ। दूसरे पति के द्वारा हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता पत्नी की जो भरण पोषण की राशि से संबंधित आदेश था उसको रद्द कर दिया गया और बच्ची का आदेश यथावत रखा गया। उसके बाद पत्नी के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई, जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि पत्नी भरण पोषण की हकदार है। तो साथियों, ये था एक महत्वपूर्ण निर्णय जो हमने आपको बता दिया। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू साथियों।